चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न जो है आज वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मैथ्स। जैनब, आपको आवाज आ रही है? जी सर। और कल का काम इज इट डन? नहीं सर। क्यों? सर आपने नोट्स नहीं भेजे। कल क्लास में तो आपने सारे सही से किए थे। सर वो मैंने पहले नोट्स लिखने थे फिर आगे काम करना था इसलिए। असल में वो लास्ट क्लास में मैं जिस सॉफ्टवेयर पे नोट्स बना रहा था ना, वो शेयर नहीं हो सकते। उस सॉफ्टवेयर का कोई लिमिटेशन है। आज मैं दूसरे से कर रहा हूँ तो इस पे हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लेक्चर भी शेयर कर देते तो हाँ, वो आया। लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा। आई वॉज नॉट होम तो इस वजह से आज लेक्चर भी शेयर हो जाएगा और आज की क्लास के नोट्स भी शेयर हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास इज एक्चुअली बेसिक रिवर्स ऑफ द इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला में वी आर गिवन परसेंटेजेस या masses, और उससे हम एक्चुअल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसका रिवर्स इस तरह है कि हमें फॉर्मूला गिवन होगा या नाम गिवन होगा कंपाउंड का, और हमने उसके अंदर से ये फाइंड आउट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स यूज करते हैं। कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर? ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? हमें इसके लिए वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट, तो विच इज H2O। और आपको इस पूरे का एमआर भी फाइंड करना है। तो इस पूरे का एमआर क्या है? 2 × 1 और 16। + 16 का टोटल बन जाता है 18। और इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन का एमआर कितना है? जस्ट 16। 16। तो आपने जिस एलिमेंट या जिस एटम का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, वो आपने न्यूमरेटर में लिखना है टोटल। आपने जो है वो डिनोमिनेटर में लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो ये दिस विल गिव अस आवर परसेंटेज फॉर ऑक्सीजन। 88.8%। ठीक है, गुड। सिमिलरली विल बी ऑल्सो हमारे पास समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह के भी आएंगे कि वो हमें ना कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन देता है कि लाइक पास्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट पास्ट के अंदर क्वेश्चन जो है वो कुछ ये है कि हमारे पास ना दो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइडेड होते हैं, और वो कहता है विच फर्टिलाइजर इज अ बेटर यूज फॉर द क्रॉप ग्रोथ। तो वो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो यूजुअली एम्बेड कर देता है इन्वॉल्विंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और वो हमें कैसे पता लगाना है? उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि द बेस्ट फर्टिलाइजर और द बेटर फर्टिलाइजर इज द वन जिसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट अच्छा है। तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज होगी उतना अच्छा फर्टिलाइजर है। तो वो कंपैरेटिव जो है ना एनालिसिस के लिए भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन यूज किया जाता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन की इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी है, वेयर हमें जो है ना वो पता लगाने के लिए कि विच ऑफ द टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज मोर फ्लेमेबल, या कौन सकता है और कौन से फ्यूल को ज्यादा टाइम लगेगा बर्न होने में। तो वो भी थ्रू परसेंटेज कॉम्पोजिशन
ऑफ कार्बन पता लगाया जाता है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा कार्बन की परसेंटेज है वो उतना ज्यादा टाइम लेगा बर्न होने में। उसकी फ्लेमेबिलिटी और जो है ना वो उतनी ज्यादा होगी, उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू रिलीज एनर्जी या टू बर्न। सो अभी हम वही एक यूरिया और एक और फर्टिलाइजर का हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सो we have been given a fertilizer, we have been given two fertilizers. Fertilizer one is ammonium sulfate. अच्छा, अब समटाइम्स ये भी चीज है कि हमें फॉर्मूला शायद ना गिवन हो, मे बी कुछ जैसे यूरिया का तो शायद उसने दे दिया हो लेकिन अमोनियम सल्फेट का ना दे, बिकॉज अमोनियम सल्फेट इज अ वेरी कॉमनली है ना वो यूज्ड केमिकल, या ऐसा केमिकल है जिसका हमें खुद फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। सो अमोनियम का फॉर्मूला होता है, ये साथ ही साथ फॉर्मूला मेकिंग के भी स्लाइड मैं बता रहा हूँ कि किस तरह फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, आई होप आपको आता होगा। अ, तो अमोनियम्स फॉर्मूला इज प्लस अमोनियम NH4+1, एंड सल्फेट्स फॉर्मूला इज SO4 विद अ चार्ज ऑफ -2। अब इसका मतलब है टू बैलेंस द चार्जेस वी नीड वन मोर अमोनियम। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे होगा, NH4 होल ट्वाइस SO4, ताकि ओवरऑल चार्ज ओवर द कंपाउंड इज 0। अब इसी तरह वी हैव द फर्टिलाइजर 2 विच इज यूरिया, जिसका उसने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH2NH। एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म। यस, सीरिया का फॉर्मूला यूरिया का फॉर्मूला है CONH2 होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया। अब we need to compare कि which one of them, या हम इसके अंदर एक और भी फर्टिलाइजर 3 भी थ्रो इन कर देते हैं कंपैरिजन के लिए, and then decide which is the better। उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमोनियम नाइट्रेट? जैनब, आप मुझे लिखवा दोगी? सर NH पता नहीं। अमोनियम का क्या फॉर्मूला होता है? हम पता नहीं। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 विद अ चार्ज ऑफ +1, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3-1। ओके, अब देयर हम्म। चार्जेस आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हम इसको बस एक साथ लिख लेते हैं। तो दिस इज अमोनियम नाइट्रेट्स फॉर्मूला। ठीक है, मैं आज क्लास बाय द एंड ऑफ द क्लास मैं ये इस तरह के जितने भी आयंस हैं ना, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इन सब के फॉर्मूलाज लिख देता हूँ। एंड आई ऑल्सो सेंड यू गाइस अ वर्कशीट जिसमें फॉर्मूला मेकिंग और इक्वेशन बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अगर हमने आगे मोल्स करना है तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, राइटिंग ऑफ इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, अब हमारे पास तीन जो है वो फर्टिलाइजर्स आ गए हैं और हमने कंपेयर करना है विच फर्टिलाइजर इज द बेस्ट। या विच फर्टिलाइजर हैज द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब हम तीनों के फॉर्मूलाज इधर रीराइट कर लेते हैं अपनी वर्किंग के लिए। सबसे पहला है अमोनियम सल्फेट, देन वी हैड यूरिया, एंड देन वी हैव अमोनियम नाइट्रेट। और इन तीनों के हमने क्या फाइंड आउट करने? MR। परसेंटेज एम आर। तो फाइंड आउट करें जैनब फिर। फर्स्ट वाले का आप करो, सेकंड वाले का मैं करता हूँ। सो द एम आर ऑफ ये यूरिया का है 12 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स 14 प्लस 2 टाइम्स 1, which makes 28, 28 plus 28, 56, 56 plus 2, 58। इसी तरह अमोनियम सल्फेट का क्या आपने फाइंड आउट कर लिया? सिर्फ 2 मिनट। सल्फर का MR क्या होता है? सल्फर का होता है 32। 32, तो फिर 132 निकलता है। ओके, मैं भी साथ में वर्किंग कर लेता हूँ। 14 टाइम्स 2 प्लस 8 टाइम्स 1 प्लस 32 प्लस 16 टाइम्स 4, विच इज 64। तो 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64, 96। 96 plus 8 is 104 and 132। और लास्ट वाले का भी ऐसे ही, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। 18 plus 4 is 32, 32 plus 4 is 48 is 80। अब हमने हमें तीनों का एम आर आ गया। तो हम क्या करेंगे कि टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ईच केस, हम सिर्फ नाइट्रोजन का एम आर निकालते हैं कंपाउंड 1 के अंदर। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट? सब मतलब MR। मतलब कितने, आप पहले बस मुझे बताओ काउंट करके, हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर देयर इन 2। अमोनियम सल्फेट? दो, शाबाश। और एक का होता है 14, तो दो के हो हम्म। जाएंगे 28। ठीक है, तो हम अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज वर्कआउट करने लगे, विच इज 28 ओवर टोटल ओवर इज वन 130। हंड्रेड एंड थर्टी टू टाइम्स 100।
21.2% आ। 21.2% आ रहा है। हम्म। अब यूरिया में कर लेते हैं। यूरिया में हाउ मेनी नाइट्रोजन, अगेन टू नाइट्रोजन से। हम्म। 28 ओवर 50। 58 into 100, उसका तकरीबन 47% के आसपास आएगा। 48.2। 48 पॉइंट। 2। ओके। और लास्ट में हम उसका कर लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का। तो वो हम लिख लेते हैं। उसके अंदर भी दो हैं, तो 28/80 टाइम्स 100। 35। तो इससे, इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि यूरिया इज द बेस्ट फर्टिलाइजर इन टर्म्स ऑफ द हम्म। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यूरिया इज द मोस्ट effective fertilizer, best fertilizer, because of its highest percentage of nitrogen. ठीक है, सो ये इस कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए भी होता है इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस। जो पास्ट पेपर्स में देयर हैव बीन अदर केसेस एज वेल, लाइक यू मे बी आस्क्ड फाइंड आउट द percentage of potassium in potassium nitrate। अब उसने फॉर्मूला नहीं दिया, so you need to like make the formula। You should be able to know the formula। So पोटेशियम का फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है K, और नाइट्रेट का होता है NO3-1, और पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1, इसके ऊपर भी +1 चार्ज है। तो ऑल टुगेदर इन दोनों का फॉर्मूला हो जाएगा KNO3। अब आपने वही सारा प्रोसीजर फॉलो करना है और पोटेशियम की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी। कर लिया आपने जैनब फाइंड आउट? नहीं सर। इस पोटेशियम नाइट्रेट का वो क्या है, MR? पोटेशियम का मैं लिख देता हूँ, 39 है। 38 में। नहीं, 39 है। नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16। तो ये 101 आ रहा है। 101 आ गया, सो टोटल MR ऑफ उसके बाद
KNO3 is 101 और सिर्फ और पोटेशियम का 39 है। सो हमारा जो वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो कैलकुलेशन वो होगी उसके अंदर 39 ओवर 101 टाइम्स 100 विच इज गोइंग टू बी 38 पॉइंट समथिंग। 38.6। परसेंट। ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है कि हम आगे चलें? फिर आगे चल। ओके। अच्छा, द नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आई गेस पहले एक चीज जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो साइड बाय साइड दैट इज रेडिकल्स और उनके फॉर्मूलाज जो इक्वेशन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करेंगे। व्हाट आर रेडिकल्स? रेडिकल्स होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। दीज आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद अ चार्ज प्रेजेंट ओवर देम। अब इसके अंदर जो मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं विच यू शुड बी एबल टू विच यू शुड रिमेम्बर, वो है अमोनियम। साथ मैं नाम भी लिख देता हूँ, अमोनियम आयन। देन वी हैव सल्फेट आयन। देन वी हैव नाइट्रेट आयन। कार्बोनेट आयन। फॉस्फेट आयन। फिर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। एंड थोड़े से और थोड़े दूसरे और आयंस भी हैं बट वो बहुत रेयरली यू सी देम, और उनके बारे में यू मे नॉट बी आस्क्ड क्वेश्चंस बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। दोज आर बेसिकली नाइट्राइट आयन एंड सल्फाइड आयन। ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन समटाइम्स वेरी 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 रेयरली देखा, बट जो ग्रीन में मैंने सारे मेंशन किए हैं दोज आर दी मोस्ट लाइक रिपीटेडली आते रहते हैं। ठीक है। अगर आप हाइड्रोक्साइड और अमोनियम को छोड़ दो तो द रिमेनिंग ऑल जो हैं दे मेक एसिड्स। अगर हम इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दें, कीपिंग इन माइंड के हाइड्रोजन हैज अ +1 चार्ज, सो दिस मेक्स H2SO4 which is sulfuric acid. This makes nitric acid, HNO3. This makes H2CO3 and this makes H3PO4.
तो वो सारे एसिड्स भी इन्हीं रेडिकल्स के थ्रू बनते हैं। और ये तकरीबन सारे ही ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। फिर देयर इज अनदर एसिड, वो जो कि बहुत कॉमनली केमिकल रिएक्शन में यूज होता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज HCl। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। तो अब आपने, व्हाट योर टास्क इज टू मेमोराइज देम, ताकि आज मैं एक वैसे ही असाइड फ्रॉम आवर मेन टॉपिक मोल्स एंड कैलकुलेशंस के अलावा हट के मैं आपको एक इक्वेशन मेकिंग की एक वर्कशीट दूंगा जिसके अंदर बैलेंसिंग भी होगी। तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड देन आई वी मे डिस्कस इट इन समवेयर ड्यूरिंग द वीक। मैं आई एम ट्राइंग टू ऐड अ थर्ड क्लास, तो इंशाल्लाह वो उस क्लास के अंदर भी हम मजीद फिर कोर्स को कवर करेंगे। ठीक। चलो फॉर अब आगे, जो ये तो टॉपिक से हटके थी इंफॉर्मेशन, जो टॉपिक हमारा मोल्स का चल रहा है हम उसके ऊपर वापस आते हैं। व्हाट इज बेसिकली अ मोल? Mole is actually a unit that is basically telling us the quantity of a substance, the amount of a substance, as which is corresponds to, yeah, complementary to the number of particles present in that atom, or or the corresponding to the grams of the atom, of the grams of that substance, the mass of that substance. तो मोल्स की जो लिटरल डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल corresponding to the number of atoms present in it. बेसिकली एक यूनिट है, जिस तरह हमारे किलोग्राम्स और बाकी सारे यूनिट्स हैं, उसी तरह मोल भी एक वो है। क्या नाम है, एक यूनिट है जिसके अंदर हम केमिकल कैलकुलेशंस और सारी अपनी जो है ना वो वर्किंग करते हैं, स्टोशियोमेट्री के सारे जो कंपैरिजन वगैरह होता है कि हाउ मच ऑफ द एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज द एल्कली, या कितना, कितने मोल्स ऑफ अ कंपाउंड कैन मेक कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड these calculations are all done in moles, because केमिस्ट्री में मोलर कैलकुलेशंस की आप रेशो ले सकते हो, masses की रेशो नहीं ले सकते, बिकॉज हर कंपाउंड का डिफरेंट मास हो सकता है, बट मोल्स उनको एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर देता है उन कैलकुलेशंस को, और हम इजीली उनको फिर उनकी रेशो लेके उनका मतलब उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन masses की या वॉल्यूम्स की हम डायरेक्ट जो है ना रेशोज नहीं ले सकते। इन सम केसेस हाँ पॉसिबल हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पहले जो भी उसने मेट्रिक यूनिट्स दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, ग्राम्स या वॉल्यूम, उनको आपको मोल्स के अंदर चेंज करना पड़ता है। और जब सब कैलकुलेशंस मोल में आ जाती हैं, फिर आप कंपैरिजन रेशियोज वगैरह लेके फिर आप अपने फाइनल आंसर पे वापस आ सकते हो। तो इट इज द अमाउंट ऑफ अ substance that contains 6.022 into 10 raised to power 23 particles। ठीक है। सो ये 6.022 into 10 raised to power 23 particles is basically Avogadro's constant, जो हमें बताता है कि अगर मेरे पास मतलब मैं इस कमरे में बैठा हूँ और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और मैं कुछ ऑक्सीजन को कलेक्ट करूँ एक गैस सिरिंज के अंदर, बाकी एयर से हटा के, बाकी उसको प्योरीफाई वगैरह करके, और उस ऑक्सीजन के अगर मैं पार्टिकल्स गिनना चाहता हूँ, तो वो उसके लिए मुझे जो रेशो या मुझे जो एक फिक्स्ड चीज पता है कि अगर
वन मोल की क्वांटिटी है ऑक्सीजन गैस की, तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। अगर वन मोल से ज्यादा की क्वांटिटी मैंने कलेक्ट कर ली है, तो फिर वो उस वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बढ़ता जाएगा। अगर वन मोल से कम है, तो अगेन फिर वो पार्टिकल्स उस हिसाब से कम होते जाएंगे। वो सारा रेशो है कि जितने ज्यादा आपके पास मोल्स ऑफ गैस होगा या मोल्स ऑफ अ पार्टिकल होगा, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस होगा, उतने ही ज्यादा उसके अंदर पार्टिकल्स भी होंगे। हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक इस इल्यूजन में होते हैं जब केमिकल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, कि जो इक्वेशन में लिखा है, अगर इक्वेशन में किसी चीज का कोफिशिएंट वन है तो उसका मतलब वन पार्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो वन पार्टिकल नहीं है, उसका मतलब वो रेशो होती है कि इस सब्सटेंस की एक क्वांटिटी से दूसरे सब्सटेंस की एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी या तीन तीन क्वांटिटीज बन रही हैं। यानी वन मॉलिक्यूल या वन जो है ना, वन पार्ट ऑफ दिस सब्सटेंस इज एबल टू मेक थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो ये रिलेशनशिप और रेशोज के लिए वो इक्वेशन के अंदर आपको जो है ना इंफॉर्मेशन बता दी जाती है, बट वो एज सच हमें उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में नहीं पता चलता। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये मोल्स का तो कोई इतना कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके। अब हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, जो अक्सर ही मतलब मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन में यूज होता है, दैट फॉर्मूला इज द मोल्स ऑफ अ सॉलिड। या लिक्विड्स के लिए भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मोल्स ऑफ अ सॉलिड के लिए ही यूज होता है, या पाउडरी सब्सटेंसेस के लिए या मेटल्स के लिए। यूजुअली सॉलिड चीजों के लिए यूज होता है। तो मोल्स ऑफ अ सॉलिड फाइंड करने का फॉर्म ये है: मोल इज इक्वल्स टू mass of that substance in grams over the mr, which is the relative molecular mass, जो AMU के अंदर में होता है, atomic mass unit. So if I give you या एक छोटी सी वो प्रॉब्लम जिसके अंदर हम मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड करना चाहते हैं, या मैं बताना चाह रहा हूँ कि 48 grams ऑफ मैग्नीशियम पाउडर was reacted with an excess of acid। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो है ना इंफॉर्मेशन के अंदर, हम अगर वो फिर हमसे कहता है कंप्यूट दी मोल ऑफ मैग्नीशियम यूज्ड, कितना मैग्नीशियम यूज हुआ था एक्चुअल में, मतलब मोलर कैलकुलेशंस में। तो हम बिकॉज मैग्नीशियम सॉलिड है और उसके हमें जो चीज जो डाटा प्रोवाइडेड है वो ग्राम्स में है, वो मास है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है टू वर्क विद। तो हम लिखेंगे मोल इज इक्वल्स टू 48। और मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स एग्जिस्ट इन द एटॉमिक स्टेट, मोनो एटॉमिक स्टेट। जब वो खाली मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम स्ट्रिप या मैग्नीशियम रिबन का लफज यूज करेगा, सो दैट मींस इट्स जस्ट मैग्नीशियम एट इट्स कोर। तो मैग्नीशियम का जो खुद का एमआर है वो होता है 24। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वी आर लेफ्ट विद 2 मोल्स, कि in this reaction with the acid 2 moles of magnesium metal or magnesium powder was used। ठीक है। मजीद देख लेते हैं कोई एग्जांपल। हमारे पास एक है कि in an experiment 60 grams of, not 60, let's do it
125 grams of calcium carbonate was decomposed by strong heating to produce कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो आपसे वो पूछ सकता है, या बेसिकली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर देर आर मल्टी स्टेप क्वेश्चंस, तो भी आई एम जस्ट मेकिंग यू यूज दी और मेकिंग यू डू द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट जो है ना वो। अक्सर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि 125 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज decomposed टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आपने अल्टीमेटली बताना होगा हाउ मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज प्रोड्यूस्ड। उसके लिए मोलर कैलकुलेशंस के मल्टीपल स्टेप्स होंगे। अभी हम फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सिर्फ ये डिटरमिन करेंगे कि कितनी कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली में बर्न हुई थी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, और वो जितनी बर्न हुई होगी वो हम उसकी मोलर रेशो लेंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड करेंगे। और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह प्रोबेबली आई एम थिंकिंग मे बी ट्यूसडे को इंशाल्लाह मैं कर लूँ नेक्स्ट क्लास रात के टाइम। तो उस दिन हम लोग फिर मजीद आगे के फॉर्मूला स्टडी करेंगे। तो वो फिर जब फिर हम पूरा को पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे जब हम बाकी फार्मूलाज को स्टडी कर लेंगे और उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम फिर इजीली बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना जिसके अंदर मल्टीपल फार्मूलाज यूज हो रहे हैं और मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो फिर हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल वे जस्ट जो है ना वो गोइंग थ्रू द फर्स्ट फ्यू जो है ना फार्मूलाज और उनकी प्रैक्टिस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वर बर्न। ये हम एज्यूम करें कि 100% बर्निंग हुई है। तो अगेन मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड चीज है, तो मोल्स का फॉर्मूला इसका यही होगा कि मास ओवर mr। तो mr कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का? ये अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या? ये अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा ना? किस चीज कैल्शियम कार्बोनेट का mr? हम्म। हाँ मतलब वो आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, तो आपको अलहदा से करना पड़ेगा। तो कैल्शियम का हमें मतलब पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है 40, कार्बन का है 12 एंड ऑक्सीजन का है 16। तो 16 टाइम्स 3 हो जाएगा, ये दोनों तो टाइम्स 1 है। तो मेरे ख्याल से 100 बन रहा है टोटल। हम्म। तो हम 125 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाते हैं 1.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर बर्नट। तो ये जो मोल MOL मैंने लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, एग्जामिनर इसको भी यूज करता है मैनी केसेस के अंदर। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट का एक के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में कर लेता हूँ, मैं फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ये मैं नोट्स फौरन आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। So we have, let's see कि हम्म कुछ अच्छा क्वेश्चन कुछ इस तरह आ जाता है कि 5 टन्स ऑफ, टन्स वाले क्वेश्चंस भी नजर आते हैं वो। एग्जामिनर थ्रोज अ कर्व बॉल एट यू
ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए मैक्सिमम और फिर वो क्वेश्चन में मिस्टेक्स करता है। बट वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टन्स की कन्वर्जन दे देगा, समटाइम्स नहीं भी देता है। बट अगर नहीं देता है तो आप याद कर लेंगे। तो 5 टन्स ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड was electrolyzed to produce molten aluminum. How many moles of aluminum oxide were were used in the electrolysis procedure during electrolysis? ठीक है, अब टन्स की ग्राम्स के साथ क्या कन्वर्जन रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से 10,000 है। नो सॉरी, टन्स की है। किलोग्राम्स के साथ 1000 है और ग्राम्स के साथ फिर फर्दर 1000 है। सो 1 टन इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1000 kilograms, and 1 kilogram is equals to 1000 grams. So आपने, अगर हमने 5 टन्स को ग्राम्स में चेंज करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफा 1000 से। तो हमारा जो नंबर है वो कुछ ये बन जाएगा। उसका मास ये होगा, प्रोबेबली 5 मिलियन ग्राम्स। अब हमने मोल्स फाइंड करने हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। पहले आप मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बता सकती हो जैनब? सर ये होगा AlO3। चलो हम लिख लेते हैं। एलिम ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है? टू -2। -2। और एल्यूमिनियम पे आता है +3। मेटल्स पे पॉजिटिव, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव। अब कितने एल्यूमिनियम और कितने ऑक्सीजन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे? आपने एलसीएम लेना है बेसिकली दोनों का। तो इधर इसके साथ 3 लग जाएगा और इसके साथ 2 लग जाएगा, तो Al2O3। या इन सम केसेस जो है वो बच्चों को सिखाया जाता है कि आप स्वैप कर दो ये नंबर्स, तो तब भी इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 5 मिलियन ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसका एमआर क्या होगा? अब एक एल्यूमिनियम का एमआर होता है 27 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 27 × 2, 16 × 3, और ऐड कर देते हैं 54 + 48, विच इज 102 आई बिलीव। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो काफी मतलब बड़ी वैल्यू आएगी। 49,019 आ रहा है, 0.6 मोल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू
perform the molar calculations for a solid substance. तो आपने उसका mass लेना है in grams and then divided by its mr. और sometimes there's another thing in the question. For example, वो आपको question दे सकता है। मैं एक और बच्चों की बहुत दूसरी एक बहुत बड़ी confusion रहती है, वो ये है कि the examiner gives us a equation, okay? Equation होती है, let's see, uh, zinc reacts with nitric acid to make zinc nitrate, and yeah, let's take it sodium. Sodium reacts with nitric acid to mix not sodium and change it to sulfuric acid. So sodium sulfate plus hydrogen gas. Okay. Now when we balance this equation, we know कि इधर इस साइड पे प्रोडक्ट साइड पे वी हैव टू हाइड्रोजन टू सोडियम्स, और इस साइड पे एक सोडियम है, तो हम इधर टू लिख लेते हैं। ठीक है। और आई गेस बाकी सब बैलेंस्ड है, और हाइड्रोजन इधर भी दो है, इधर भी दो है, सब बैलेंस्ड है। अब उसने में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है कि फॉर एग्जांपल 92 grams ऑफ सोडियम वाज यूज्ड। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो ये बहुत बड़ी मिस्टेक रिपीटेडली मेक करते हैं। मैथ्स तो 92 ही लेंगे, लेकिन नीचे वो सोडियम का एमआर ले लेते हैं 23 × 2। ये जो कोफिशिएंट है, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एमआर। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एमआर, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू हेयर इज जस्ट टेक द एक्चुअल एमआर ऑफ द कंपाउंड और उसके कोफिशिएंट को इग्नोर करना है। 92 divided by just 23, which I believe comes 4. So 4 moles of sodium was used. This is an incorrect way of doing the question. और फिर वो जब ये पार्ट इनकरेक्ट हो जाता है, तो आगे की कैलकुलेशंस भी उससे मुतासिर होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज का लास्ट टॉपिक पे, विच इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन द मोल्स एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। ओके। सो अगर हमारे रिलेशनशिप बिटवीन मतलब 1 mole एक्चुअली ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये जो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने निकाला जिसमें वी हैड 4 moles ऑफ सोडियम, तो सोडियम के कितने पार्टिकल्स बेसिकली रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्शन में इन्वॉल्व है? 4 times this value, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसका जब आप करोगे तो वो बन जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24, आई गेस इस तरह की कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो वो बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, लेकिन समटाइम्स वो ये भी कह देता है कि 16 और मे बी 45 grams of or maybe let's do 85 grams of ammonia gas जो है ना वो, नो नॉट गैसेस, अभी गैसेस को नहीं करते, हम कर लेते हैं किसी सॉलिड को, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। तो वी हैव लाइक 32 grams of calcium oxide, okay, uh, which was used to make
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर was used to make lime water. ठीक है, तो अब वो आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी पार्टिकल्स वर इन्वॉल्व्ड, या हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दिस मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने बेसिकली पहले मैथ्स से, फर्स्ट स्टेप है क्योंकि हमारा सारी कैलकुलेशंस केमिस्ट्री में मोल्स में होनी चाहिए, तो हम मैथ्स से पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एक ही फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है, मास डिवाइडेड बाय एम आर। तो मास हमारे पास है 32, एम आर कैल्शियम का है 40 और इसका है 16 विच मेक्स 56। तो आप मुझे बताओ हाउ मेनी मोल्स। 0.57। ठीक है, 0.57 मोल्स जो है ना वो प्रेजेंट है इन कैल्शियम ऑक्साइड। अब हमें जो रिलेशनशिप हमें पता है वो क्या है, कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो 0.57 मोल्स में एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या मतलब? समझ नहीं आ रही। देखो, हमें जो रिलेशनशिप हमें एवोगैड्रोस कांस्टेंट ये बताता है कि अगर एक सब्सटेंस का 1 मोल हमारे पास है ना, तो हम्म। उसके कितने पार्टिकल्स हैं, उस 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। हम्म। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा मोल्स होंगे, तो फिर वो जितने मोल्स होंगे हम्म। उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो ये हमें पार्टिकल ढूंढने को कह सकते हैं। हाँ, हमें वो पार्टिकल्स ढूंढने को कह सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने हमें मास दिया हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड का। अब वो हम्म। चाहता है कि हम बताएं कि इतने मास के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। हम्म। तो हम हमारा मैथ से हम डायरेक्टली पार्टिकल्स नहीं बता सकते। सो उसका तरीकेकार ये है कि पहले आप मैथ से मोल्स फाइंड करो, जो हमने किए। ठीक है। हम्म। मैथ से हम मोल्स फाइंड किए, हमारे पास आके 0.57 मोल्स, यानी इतने मैथ्स के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के 0.57 मोल्स हैं। और अब हमने ये फाइंड करना है कि इन 0.57 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो हम्म। उसके लिए हम रेशोज लगाएंगे। रेशो ये है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो 0.57 मोल में एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। या आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करो तो बस 0.57 को मोल्स को अगर आपने इसका बस हम्म। फॉर्मूला इस तरह याद कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल जो आपके पास है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो किसी भी चीज के अगर आपने पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस, गैस हो या सॉलिड हो, उसके पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, तो उसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब 0.57 कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स आए हैं, हम इधर 0.57 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे तो हमें पार्टिकल्स की अमाउंट पता चल जाएगी कि इतने 32 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स हैं। तो वो आ रहा है इवेंचुअली 3.44 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 50% कम हो गए ओरिजिनल से। अगर 1 मोल होता तो बस इतने ही होते। अब 1 मोल से 0.57 मोल्स है हमारे पास, तो वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। समझ लग गई? हम्म। ठीक है, अब एक और चीज हो सकता है। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो थोड़ी सी एक और कर्व बॉल आपके साथ ये कर सकता है। वो ये कहेगा नंबर ऑफ एटम्स कितने।
इसी कैल्शियम ऑक्साइड के एटम्स कितने? इस 32 ग्राम्स के सैंपल जो आपने लिया था और उसको रिएक्ट करवाया, उसके अंदर हमें पता चल गया कितने पार्टिकल्स हैं। 3.44 × 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पूछना चाह रहे हैं एटम्स कितने हैं। तो अगर देखो हमारे पास ये एक एटम, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, इस तरह लाइन लगी हुई है हर पार्टिकल्स की। अब मुझे बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आपको कितने एटम्स नजर आ रहे हैं? फॉर्मूला से देख के। दो। दो। यानी अगर इसके 100 पार्टिकल्स होंगे इस जैसे, तो टोटल कितने एटम्स होंगे? 200। 200। तो अब हमें पार्टिकल्स पता चल गए हैं नीचे, ऐसे ही है, इतने पार्टिकल्स हैं। हम्म। तो हम बेसिकली उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ हमें एटम्स दे देगा। अगर 3 एटम्स होते तो 3 मल्टीप्लाई करते थे, 5 होते तो 5 मल्टीप्लाई करते थे। तो नंबर ऑफ एटम्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ, मतलब जितने एटम्स कंपाउंड के अंदर है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर्मूले में जितने एटम्स है उसको हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें हम्म। एटम्स की कुल तादाद पता चल जाएगी। ठीक है। हम्म। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजता हूँ रिगार्डिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, और वो इक्वेशन मेकिंग की भी एक फाइल दे देता हूँ। ट्राई इट एज मच एज यू कैन फॉर योर प्रैक्टिस। एंड फिर हम इंशाल्लाह होपफुली होपफुली ट्यूसडे को क्लास करेंगे रात को, और फिर मजीद जो है ना वो सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। और ये स्टोइशियोमेट्री वाला जो है ना चैप्टर, इसको बाय नेक्स्ट सैटरडे और या नेक्स्ट संडे हम इसको खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा स्पीड में भी करना है ताकि आगे वाले टॉपिक्स को हम टाइम दे सके। इसको मैं चाह रहा हूँ हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लें, आगे वाले टॉपिक स्लाइटली यार इजी रहे। एनर्जेटिक्स हो गए, रेट ऑफ रिएक्शन हो गए, तो वो हो जाएंगे, बट ये वाले पे टाइम अभी लगा लेते हैं तो फिर आगे मुश्किल नहीं होगी। हम्म। ठीक है फिर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।